वेलकम टू ऑल। हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत एवं उनकी रचना अह धरती कितना देती है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का न केवल जन्म सुंदर प्रकृति के आसपास हुआ था, सुरम्य प्रकृति के वातावरण में इनका जन्म हुआ था, बल्कि इन्होंने आजीवन अपनी सारी कविताएं, सारी रचनाओं का मूल विषय प्रकृति और प्रकृति के आसपास ही रखा। इन्होंने न केवल आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया, बल्कि अपनी सभी मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न अलंकरणों और अलंकारों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता कामिनी का कलेवर सजाया। इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। एकमात्र कविता परिवर्तन में प्रकृति के परिवर्तन द्वारा इस सृष्टि के विभिन्न रूपों और उनके परिवर्तनों को दिखाते हुए उन्होंने प्रकृति के थोड़े से कठोर रूप का चित्रण, काल के कबलित होने और विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए प्रकृति के विभिन्न परिवर्तनों के द्वारा वहां पर दिखाया है। अन्यथा इनकी सभी कविताओं में प्रकृति के सुंदर सुरम्य रूप का ही दर्शन होता है। इनकी सारी भावनाएं, चाहे वह भौतिकवादी जगत से जुड़ी हों, चाहे इनकी दिव्य अनुभूतियां हों, चाहे इनका जीवन दर्शन हो, सब कुछ इन्होंने प्रकृति के माध्यम से वर्णित किया है। ये छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में से एक प्रमुख कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत और निराला, ये चारों छायावाद के आधार स्तंभ कवि कहे जाते हैं। कविवर पंत के विषय में कुछ बातें जान लेने के बाद हम कविता की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं इनके जीवन की मुख्य घटनाएं क्या हैं। कविवर पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। उत्तरांचल का यह ग्राम प्रकृति के सुरम्य वातावरण है। पहाड़, नदियां, झरने, हरियाली, फूल, खुशबू, ये सारी चीजें सुकुमार कवि पंत के बचपन में देखी गई थी और इनका पंत के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जन्म होते ही कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद इनकी मां का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। इन्होंने अल्मोड़ा के ही राजकीय विद्यालय से अपनी हाई स्कूल, इंटर की शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले गए। धीरे धीरे वहां जाकर ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने लगे। इनके ऊपर गांधी के असहयोग आंदोलन का विशेष प्रभाव रहा और धीरे धीरे कई बार गांधी जी के सानिध्य में, गांधी जी की प्रेरणा से ये असहयोग आंदोलन में कई बार शामिल हुए। यही नहीं, इनके जीवन पर अरविंद के दर्शन का भी विशेष प्रभाव देखा जाता है। जैसा कि इन्होंने नौका विहार कविता में लिखा है, चिर जन्म मरण के आर पार जीवन शाश्वत नौका विहार। उन्होंने नौका के मानवीकरण द्वारा प्रारंभ तो नौका विहार का किया है, लेकिन कविता के अंत में आते आते अपने जीवन दर्शन का उल्लेख भी कर डाला है। ऐसा करते करते उन्होंने विभिन्न रचनाओं की रचना की और आगे चलकर इन्हें विभिन्न सम्मानों की प्राप्ति हुई। सरकार की तरफ से इन्हें साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म भूषण सन 1961 में दिया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सन 1961 में इन्हें प्राप्त हुआ, जो कि इनकी रचना चिदंबरा के कारण इन्हें मिला। चिदंबरा इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का संकलन है। इसके साथ ही साथ इनके निधन के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि 28 दिसंबर सन 1977 को इनका निधन हुआ। प्रकृति ही जिनकी प्रेरणा रही, ऐसे कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना अह धरती कितना देती है हमारे पाठ्यक्रम का अंश है और इसके विषय में आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। कविवर पंत लिखते हैं, यह धरती हमारे लिए क्या है। वे अपने बचपन की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि बचपन में जब हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, हमारे सामने सारी दुनिया रुमानी होती है, विभिन्न प्रकार के सपने होते हैं, तब हमारी सोच किसी के प्रति कैसी हो सकती है। इसके लिए उन्होंने एक घटना को उठाया कि कैसे बचपन में
जब वे लोगों को खेती करते देखते थे कि वो खेतों में बीज डालते हैं, पौधे लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं, तो फिर उनमें बहुत सारी फलियां आती हैं, फूल आते हैं, अनाज आते हैं। ये सारी चीजों ने उनके मन पर प्रभाव डाला और उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी कुछ बोते हैं इस धरती में, देखते हैं कि हम जो बीज बोएंगे उससे हमें कितने गुना फल मिलेगा, कितना और बढ़कर मिलेगा। और इसी सोच के अंतर्गत उन्होंने क्या किया और जीवन में आगे चलकर उस घटना का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कंवर पंत कहते हैं कविता के प्रथम भाग में कि मुझे अपने बचपन की एक घटना का स्मरण हो आया है जब मैं बहुत छोटा था और मैंने एक बार पैसे का बीज बोया, ये सोचकर कि जैसे अन्य लोग अन्य बीज बोते हैं, जैसे हम धान का बीज बोएंगे तो हमें ढेर सारा धान प्राप्त होगा, चावल प्राप्त होगा, गेहूं के पौधे लगाएंगे, बीज लगाएंगे तो फिर ढेर सारा गेहूं प्राप्त होगा, किसी फूल का लगाएंगे तो फूल प्राप्त होंगे, फल का लगाएंगे तो फल प्राप्त होगा। एक ही बीज से, एक ही अंकुर से वह पौधा धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेता है या खेतों में अनगिनत रूप में हमारे सामने आता है। इसी सोच के तहत बचपन में जब उन्होंने लोगों को देखा कृषि करते हुए तो एक बार उनके पास जो पैसा था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि लोगों का बड़ा सम्मान होता है जब उनके पास धन वैभव भरा होता है, उन्होंने सोचा मेरे पास भी एक पैसा है, क्यों ना मैं भी इस पैसे का बीज रोप दूं, तो फिर मेरे पास पैसे का एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ तैयार हो जाएगा और उसमें से छन छन करते पैसे मुझे मिलेंगे। जैसे फूलों और फलों की कलदार फसलें उगती हैं, वैसे मेरे पैसे के पेड़ से खूब सारे रुपए फल के रूप में मुझे प्राप्त होंगे। वे कहते हैं सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, जो पेड़ होगा वो पैसों का उगेगा और उस पर कैसे पत्तियां आएंगी, कैसे फूल आएंगे, पैसों और रुपयों की। इस प्रकार की विचारधारा बचपन में उनकी बनती है। वे कहते हैं कि और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। यहां मोटा सेठ से अभिप्राय है धनाढ्य व्यक्ति से, कि मैं छोटा मोटा व्यापारी नहीं बनूंगा, छोटे मोटे पैसे वाला नहीं बनूंगा। जब मेरे पैसे का ये वृक्ष तैयार हो जाएगा, ढेर सारे पैसे उगेंगे, ढेर सारे रुपए प्राप्त होंगे, तो एक दिन मैं बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने पैसे को धरती में रोप दिया था। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला। वे कहते हैं पर ऐसा हुआ नहीं, मेरे सपने साकार नहीं हुए। मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन उस जगह पर जहां मैंने पैसे बोए थे, पैसे का बीज बोया था ये सोचकर कि खूब सारे रुपए पैसे के पेड़ उगेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उस धरती ने तो एक अंकुर भी नहीं दिया। उनकी विचारधारा उस धरती के प्रति क्या होती है कि ये एक बंध्या धरती है। बंध्या धरती अर्थात जिस धरती से कुछ भी धान्य या कुछ भी फसल, कुछ भी उत्पन्न ना हो, यानी कुछ भी उत्पन्न ना करने वाली धरती के लिए बंध्या शब्द का प्रयोग किया जाता है कि यह धरती बंध्या है, यह इसमें उर्वरा शक्ति नहीं है, यह कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती है, यह धरती उर्वराहीन है, इसमें उत्पन्न करने की, सृजन करने की क्षमता नहीं, यह तो बंध्या है। इसलिए कवि भी यही सोचते हैं कि यह धरती तो बंध्या है, क्योंकि इसने ना तो मेरे पैसे के बीज का पेड़ उगाया, और पेड़ उगाना तो बहुत दूर की बात है, इसमें एक अंकुर भी नहीं फूटा कि मैं ये भी सोचूं कि मेरे पैसे का जो बीज बोया था वो सफल रहा। इस प्रकार वो निराश हो जाते हैं और अपनी निराशा को धरती माता के लिए बंध्या शब्द के साथ प्रयुक्त करते हैं। ये उनके बचपन के भाव हैं। वे कहते हैं कि सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक। वे कहते हैं
कि मैं कई दिनों तक बाट जोहता रहा, राह देखता रहा कि अब इसमें अंकुर फूटेगा, अब इसमें अंकुर फूटेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे भी कहते हैं कि बाल कल्पना के अपलग पावड़े बिछाकर, बाल कल्पना के, वे कहते हैं ये कोई सोची समझी सद्बुद्धि नहीं थी, ये तो मेरे बालपन की भावना थी। मैंने बहुत सारी कल्पनाएं उस पैसे से लगाई थी, उस पैसे के बीच से, कि जब इसमें खूब सारा पैसा उगेगा, ये एक बहुत बड़ा वटवृक्ष की तरह वृक्ष बनेगा, खूब सारे इसमें से रुपए पैसे आएंगे, तो मैं समाज में एक धनाढ्य सेठ के रूप में, एक मोटे सेठ के रूप में जाना जाऊंगा, मेरे धन से मेरा वैभव बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, नाम यश प्राप्त होगा और मेरा जीवन सुख सुविधाओं से भर जाएगा। लेकिन उनके ये सारे सपने मिट्टी में धूल धूसरित हो जाते हैं, क्योंकि उस धरती में जहां उन्होंने पैसे रोपे थे वहां पर एक अंकुर भी नहीं फूटा। वृक्ष उगना तो बहुत बड़ी बात थी, वहां एक भी अंकुर नहीं फूटा। वे कहते हैं कि मैं अबोध था। आगे की पंक्तियों में लिखते हैं कि वो मेरा बचपन था, मेरे पास बोध नहीं था। अबोध था यानी कि मैं नादान था, मेरे पास सद्बुद्धि नहीं थी कि मैं ये सोच सकूं कि पैसा तो एक भौतिक वस्तु है, अन्न तो प्राकृतिक वस्तु है, इसलिए अन्न फल फूल जो प्रकृति का हिस्सा है वो कई गुना होकर के हमें प्राप्त होता है, प्रकृति हमें देती है। इतनी समझ मुझे नहीं थी। मैंने उस भौतिक वस्तु को, उस पैसे को ही उन बीजों के समतुल्य समझा और बो दिया। वास्तव में वह मेरी बाल कल्पना थी, मैं अबोध था। वे कहते हैं मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। अब वे वयस्क हो चुके हैं कविता लिखते समय और अपनी प्रौढ़ावस्था में लिख रहे हैं कि उस वक्त वो मेरा बचपना था, मैं अबोध था, मुझे ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, इसलिए मैंने ऐसी कल्पनाएं लगा ली, एक भौतिक वस्तु के वृक्ष उगाने की बात की। वास्तव में मुझे ज्ञान ही नहीं था कि यह एक धातु है, धातु का पैसा है और यह कई गुना होकर फल फूल नहीं सकता है। वे कहते हैं ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। यहाँ तृष्णा का अभिप्राय साधारण प्यास नहीं है, उनका कहना था कि जो भौतिकवादी भावनाएं मेरे अंदर आ गई, बहुत मोटा सेठ बन जाने के लिए, बहुत धन इकट्ठा करने के लिए, ये मेरी भावनाएं, मेरी तृष्णा थी, जिससे मैंने उस पौधे को सींचा था, मैंने उस बीज को सींचा था ये सोचकर कि ये एक पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा। ये सब कुछ नहीं, मैंने तो वास्तव में धरती माँ के प्रति जो मेरी ममता थी, उस ममता का मैंने मान नहीं रखा, मैंने उस ममता को ही रोप दिया उस पैसे के रूप में। मैंने ये नहीं सोचा कि धरती माँ हमें कितना प्यार करती है, वो कितने गुना करके मुझे अन्न फल लौटाती है, और एक मैं हूँ कि मैं उसमें पैसे के बीज बो रहा हूँ भौतिकवादी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। इसलिए वे कहते हैं कि मैं अबोध था, मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। वास्तव में ऐसा कर कर मैंने धरती माता का मान नहीं रखा, बल्कि उनकी ममता को ही रोप दिया। उनके प्रति जो मेरा प्रेम था उसे गलत रूप में मैंने धरती के अंदर डाला अपनी भौतिकवादी सुख सुविधा की इच्छाओं के लिए। वे कहते हैं कि वास्तव में मैंने अपनी तृष्णा से उसे सींचा था। जो सुख सुविधाओं की लालसा, लालच मेरे अंदर थी, प्यास मेरे अंदर थी, उस लालच के कारण, उस लालसा के कारण ही मैंने उसे सींचा था। वास्तव में मैंने अपनी लालसा के द्वारा ही उसको सींचा था। इसलिए कविवर पंत अपने बचपन की उस घटना में कहीं न कहीं ग्लानि का अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान तो मुझे बहुत बाद में जाकर जीवन में हुआ, उस घटना को मैं बचपन के साथ ही भूल गया। और उसके बाद क्या होता है, वे कहते हैं कि अर्ध सती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षा झूली सर्दे मुस्काई, सी सी कर हेमंत कापे तर झरे खिले वन, और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। वे कहते हैं फिर लगभग अर्ध सती, शती यानी शताब्दी, 100 वर्ष, अर्ध सती यानी 50 वर्ष, लगभग 50 वर्षों के बाद की बात वे कहते हैं कि अब जब लगभग उस घटना को बीते हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं, तब अब जाकर मुझे ज्ञान हुआ कि इस दौरान न जाने कितनी शरद ऋतु आई, कितनी वर्षाकालीन ऋतु आई, कब कब पानी बरसा, कब कब कपाती हुई हेमंत ऋतु आई, कितने शरद बीते, कितने पतझर गुजरे, और धीरे धीरे अर्धशती गुजर गई, जीवन के 50 साल लगभग निकल गए। तब जाकर एक बार
पुनः वही बारिश का दिन आया। कजरारे काले बादल सारे छा गए चारों ओर, प्रकृति में, आकाश में चारों ओर कजरारे बादल छा गए। और जब धरती पर बिखरे उन बारिश की बूंदों के कारण धरती गीली हो गई, ऊदी हो गई, यानी धरती गीली हो गई और उसमें उर्वरा शक्ति द्विगुणित हो गई। उस समय में जो घटना हुई वह इस प्रकार है। वह इतनी सुंदर प्रकृति का वर्णन करते हैं, कहते हैं कितने ही मधु पतझड़ बीत गए, कितने स्प्रिंग सीजन बीत गए, कितनी ठंडक की सीजन आई, शरद बीत गए, और कितनी ही सी करती हेमंत, यानी कि बहुत अधिक तीव्र ठंडक जिसे हम हेमंत कहते हैं। शरद की तीव्रता को लिए हुए शरद के बाद हेमंत आता है, जिसमें ठंडक अपने प्रचंड रूप में आती है और हड्डियों को गला देने वाली गलन वातावरण में व्याप्त हो जाती है। ऐसी हेमंत ऋतु भी गुजर गई, कोई एक नहीं, लगभग 50। और अब जाके पुनः क्या हुआ है, और अब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। और कहते हैं कि धरती माँ की ऊर्जावान शक्ति की लालसा लिए हुए जो कजरारे बादल हैं वो धरती पर फिर से बरसे हैं, अर्थात फिर से वर्षा ऋतु आई है। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे भूखे अंचल में मड़माड़ी बांध दिए हूँ। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। वे कहते हैं कि फिर क्या हुआ कि मेरी मुट्ठी में सेम के कुछ बीज थे, और ऐसे सुंदर वातावरण में, ऐसी सुंदर प्रकृति में जब बादल बरसे थे, मिट्टी गीली थी, मैं अपने आंगन में टहल रहा था और कौतूहलवश मैंने आंगन के कोने में जहां गीली मिट्टी थी एक जगह अपने हाथ में जो सेम के बीज थे उन्हें सहलाकर धरती के अंदर दबा दिया, और फिर धीरे धीरे करके मैं इस घटना को भूल गया। कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरे हाथ में कुछ बीज थे, मैंने उन्हें आंगन के गीली मिट्टी के नीचे सहलाकर दबा दिया और फिर मैं उस घटना को भूल गया। वे कहते हैं कि भूखे अंचल में मड़माड़िक बांध दिए हैं, और उस समय धरती कैसी लग रही थी जब गीली मिट्टी के आंगन पे मैंने छोटे छोटे सेम के बीज बो दिए, मुट्ठी भर जो सेम के बीज थे, तो ऐसा लगा जैसे धरती माँ के आंचल पर मैंने मड़माड़िक बांध दिए हो। इतना सुंदर वो कॉर्नर लग रहा था, वो कोना धरती का लग रहा था। फिर इस छोटी सी घटना को मैं भूल गया। उसमें याद रखने लायक ऐसा था ही क्या जो मैं याद रखता। इसके आगे क्या प्रकृति परिवर्तन होता है और कवि को क्या ज्ञान होता है, इसकी चर्चा हम कविता के अगले भाग में करेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए।